हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बच्चों, अभी तक हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी सीखी। उसमें एक पॉइंट हमारा बच गया था, व्यापक बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने की। उसे हम आज कर लेते हैं और उसके बाद कुछ और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, व्यापक बिंदु पर तीव्रता। व्यापक बिंदु पर तीव्रता। ठीक, हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था 1/4πε0, ठीक, P अपॉन क्या था, RQ। ये कौन से में थे हमारा, निरक्षीय स्थिति पे तो था ये। ठीक, अब देखो हमने यहाँ पे 1+3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल, ये व्यापक बिंदु पर तीव्रता के लिए ज्ञात करने का सूत्र है बेटा। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर ये जरूरी थोड़ी है कि ये क्या पता ये सही हो या ना हो, तो ये r डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति हो जाती है। तो हम इसे, हमारे पास दोनों फार्मूले हमें पता है कौन से। ठीक है, अक्ष पर भी और निरक्ष वाला भी, हमें दोनों फार्मूले पता है ना। तो हम उसी के लिए इसको सबसे पहले ट्राई करके देख लेते हैं कि वहाँ सही आ रहा है ये नहीं सही आ रहा है। ठीक है, अगर ये वहाँ के लिए सही आ गया इसका मान तो इसका मतलब ठीक है, और अगर नहीं आया तो नहीं। ठीक, तो अक्ष के लिए या अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक, तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू, देखो अक्ष के लिए क्या हो जाता है बेटा, थीटा इक्वल टू 0 होता था ना, अक्ष इधर के लिए होता था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होती थी, तो दोनों के एंगल क्या बन रहा था वहाँ पे, थीटा इक्वल टू क्या था, 0। तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R³ और 1+3 cos स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और cos 0 का मान क्या हो जाता है, cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, 1 मान होगा तो 1/4πε0 इंटू P अपॉन R³ और 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, भाई cos 0 का मान तो 1 हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 और 1 4, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2P अपॉन R³। यही तो था मान किसका, अक्षीय स्थिति के लिए यही मान था। ठीक, अब आ जाओ निरक्ष के लिए। निरक्ष के लिए क्या था वहां पे, थीटा बराबर 90 डिग्री था। ठीक है, रख दो मान, E बराबर 1/4πε0, ठीक, इंटू P अपॉन R³ अंडर रूट के अंदर 1+3 cos स्क्वायर थीटा, तो 1/, ठीक है, 4πε0 P अपॉन R³। हम 1+3, देखो cos 90 का मान कितना होगा बेटा, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये फिर हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ 0 हो जाता है, 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये मान बिल्कुल एज इट इज ऐसे के ऐसे ही आ जाए, क्योंकि एक जब वर्गमूल आएगा एक गुणा इसमें होगी, ये ऐसे के ऐसे रहेगा। नहीं यार, तुम बोलोगे सर आपने तो बिल्कुल जरूरत से भी ज्यादा छोटा कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, 1+3 cos 0, 1+3 cos 0, तो E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R³, 1 प्लस की, अब ये क्या हो जाएगा, ठीक, 0 रख देंगे इसमें मान। ठीक है, तो ये 1 बच जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई P में करके कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, इसे उतार लीजिए बेटा, उतार लीजिए इसे। उतार लिया बेटा, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
बेटा कहीं रह जाए तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। अब आते हैं हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो बना लो भाई। वैद्युत द्विध्रुव को बना लो। एफ इधर भी फोर्स लगा, ठीक है। ये डिस्टेंस एल, यह क्योंकि पूरी दूरी क्या हो जाती है, पूरी दूरी होती है 2l, ठीक है। पूरी दूरी क्या होती है बेटा इसमें 2l। ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। सबसे पहले तो आप इसका अर्थ देखो, परिभाषा देखो इसकी, ठीक है। किसी वस्तु पर लगा कोई बल जब उस वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, किसके, उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु पर, लिख लो इसे, किसी वस्तु पर लगा कोई बल जब उस वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो यह प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। यह प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है, ठीक है। और बल आघूर्ण बराबर बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। इतना उतार लिया बेटा। देखो लंबवत दूरी ये बल गुणा क्रिया रेखा से, ठीक है, लंबवत दूरी। बता लिया, ये समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण देखो, इसमें प्लस क्यू आवेश के या प्लस क्यू आवेश पर बल F बराबर क्यू। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़ते थे, E बराबर F अपॉन क्यू, ठीक। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, F बराबर क्यू ई, वहीं से तो निकला ही, ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर बल कितना हो जाएगा, F बराबर वही क्यू ई, F बराबर क्यू। अब बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण आप अच्छी तरह जानते हैं, बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी,
ठीक है। अब देखो यहाँ बल युग्म आगुण है, दो बल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 2 बल QE क्रिया रेखा से लंबवत दूरी x है। देखो अब हम बात यहाँ इसकी कर रहे हैं लंबवत की, ठीक है। देखो ये हमें क्या है, ज्ञात है L है, ये हमें फाइंड करनी है। ये क्या बन गया, ये लंब है, सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। तो यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण x बटे एल। हमें मान क्या ज्ञात करना है, x का, x इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखो 2QL इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं, टॉर्क। 2QL क्या हो जाएगा, P, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू 2QL को क्या हो जाएगा, ये P और ये हो जाएगा E साइन थीटा, P साइन थीटा। अब इसके मैक्सिमम मान के लिए नोट, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकतम मान के लिए, क्या है, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, अधिकतम मान के लिए देखो बेटा, थीटा का मान कितना रखेंगे, थीटा का मान हम 90 डिग्री रखेंगे, तभी अधिकतम मान आएगा हमारा, ठीक है। थीटा का मान जब हम 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थीटा साइन 90 कितना आ जाएगा, ठीक है। अधिकतम मान के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे, थीटा बराबर जब 90 डिग्री रखेंगे तो PE साइन 90, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू P हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या रखेंगे, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूनतम मान के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब थीटा बराबर 0 रखेंगे साइन 0 ही हो जाएगा, सारा मान क्या हो जाएगा, 0। टाउ मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। इसे उतार लीजिए बेटा, ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का बेटा हमने मान ज्ञात करना सीख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, क्या है, घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो हम इसे पहले इसको मिटा लेते हैं। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। F बराबर QE है, ये QE है, F बराबर QE है, ठीक है, L है। अच्छा, जब हमने इसको घुमाया बेटा, देखो हमने इसे जब घुमाया, ये इस तरीके से था कुछ, जब हमने इसे घुमाया तो इस तरीके से ये जुर्र, ठीक है, ये इस तरीके से आया, इस तरीके से। तो हमें ये कार्य ज्ञात करना है। देखो ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से, ये इसकी स्थिति ये, ऐसे ही इसकी स्थिति ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इसकी स्थिति ये यहाँ पे होगी, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, ये दूरी L है, तो यानी कि ये यहाँ से ये यही दूरी तो है, ये दूरी L है, ठीक। ऐसे ही ये दूरी भी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, ठीक। अब हम इनको नाम दे देते हैं A, ठीक, B, C और D। यहाँ पे इसको हम क्या नाम देते हैं, O। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण लिख लो, या Q आवेश पर, Q आवेश के कारण, हाँ Q आवेश के कारण बल,
क्यू आवेश के कारण बल, क्यू आवेश के कारण बल, ठीक है। क्यू आवेश के कारण बल क्या हो जाएगा, वही क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई होना, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अब हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, यहाँ पे कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक। बल हमारे पास पता है क्यू ई कितना है, ये। विस्थापन क्या, देखो विस्थापन क्या है बेटा, जब ये यहां से इस तरह में, तो पहले यहां इसकी दूरी क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कहाँ थी, यहाँ थी, प्लस क्यू, ठीक। ये माइनस क्यू हो गया। अब ये कहाँ से विस्थापित, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ ना, जैसे ये मुड़ा, जैसे ही ये मुड़ा तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्थापित, यानी कि ये सी डी, ये क्या है, इसका विस्थापन है, क्या है, सी डी इसका विस्थापन है। अब हम सी डी को कैसे ज्ञात करेंगे, एल, पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये ओ डी, ओ डी माइनस के ओ सी, क्या है, ओ डी माइनस के ओ सी। तो क्यू ई और ये हो जाएगा ओ डी माइनस के ओ सी, ठीक। तो क्यू ई, ओ डी कितना है, ओ डी एल, ओ सी कितना है, देखो ओ सी, ये थीटा है, ठीक है, ये एल है और ये हमें दूरी फाइंड करनी है, ठीक है, ओ सी। तो यानी कि ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब, सॉरी कर्ण, ठीक है। तो cos थीटा बन रहा है ना, cos थीटा बराबर आधार बटे, यानी कि ओ सी बटे, ठीक, ये एल, तो ओ सी बराबर एल cos थीटा, ओ सी बराबर कितना आ गया, एल cos थीटा। हमने इसे क्यू ई एल को कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ, ये क्या आ गया हमारा, प्लस क्यू आवेश के कारण, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक, बल, सॉरी माइनस क्यू आवेश के कारण, बल लिखने की जरूरत नहीं, माइनस क्यू आवेश के कारण W2, ये भी वही आ जाएगा क्यू ई एल 1 माइनस के कॉस थीटा, ये भी हमारा वही। देखो दो बल निकले, एक प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू। अब क्या कर देंगे हम, दोनों बलों को, सॉरी दोनों कार्यों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 क्यू ई एल 1 माइनस के कॉस थीटा, 2 क्यू एल क्या हो जाएगा, पी, पी की वैल्यू क्या होती है 2 क्यू एल, यानी कि पी ई और 1 माइनस के कॉस थीटा, ये आ गया डब्ल्यू का मान, किए गए कार्य का मान ये आ गया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका अधिकतम मान के लिए, ठीक है, डब्ल्यू मैक्स, यानी कि अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए देखो, जितना हम cos थीटा का मान कम रखेंगे उतना ही मान अधिकतम आएगा, कार्य का मान उतना मान अधिकतम आएगा ना, क्योंकि cos थीटा क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो cos थीटा का मान जितना हम क्या रखेंगे, कम रखेंगे, तो cos थीटा का मान हम क्या रखेंगे, मिनिमम मान रखेंगे, ठीक है। तो cos थीटा का मिनिमम यानी कि 0 रखेंगे, ठीक है, 0। तो यानी कि थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 का मान, जब तुम यहाँ रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, cos 90 का मान रखोगे, थीटा बराबर जैसे तुमने 90 रखा वैसे क्या हो गया, ये cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि P क्या हो जाएगा, W मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। बेटा यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, W मिनिमम, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, देखो न्यूनतम मान कब आएगा, जब ये माइनस वाला मान बढ़ेगा, जब cos थीटा क्या है माइनस में और माइनस का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो मान बढ़े, यानी कि cos थीटा का मान यहाँ क्या आना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब 1, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसका मतलब हमने को क्या रखना है, cos 0, क्या रखेंगे, cos 0। तो cos 0 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो W मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0 डिग्री। एक कंडीशन और है, ठीक है, थीटा 2 से,
थीटा 1 से थीटा तक, थीटा 1 से थीटा, यदि पोजीशन कभी है, चलो ठीक है आप पहले ये लिख लीजिए, ये यहाँ पे नहीं आया, उतार लो जल्दी, उतार लीजिए, छाप लो इसे। उठा लिया बेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम इधर लिखते हैं, थीटा 1 से क्या लिखेगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, यदि ये तीसरी कंडीशन है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, यदि कभी ऐसी कंडीशन आए थीटा 1 से यानी कि थीटा के 2 मान दिए गए हों, ठीक है, तो कार्य की गणना W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, उतार बहुत जल्दी जल्दी कर दे। चलो बेटा अब आगे चलते हैं। अब आते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो रेखाएं होती है जो वैद्युत क्षेत्र का क्या करती है, प्रदर्शन करती है, जो वैद्युत क्षेत्र का क्या करती है, प्रदर्शन करती है, या यूं कह लो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली, ठीक है, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो लिख लीजिए, ऐसी रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हो, वैद्युत रेखाएं कहलाती है, ठीक है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है, ये भी लिख लो, काल्पनिक है, ये कहीं तुम सोचोगे रियल में है, ठीक। रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है, इस तरीके से कुछ जैसे ये है, ठीक, ये इसके चारों ओर जो भी रेखाएं, ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, क्या है ये, वैद्युत बल रेखा,
ठीक है बेटा। अब है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सबसे पहला गुण क्या है? एकल धनावेश के लिए, एकल धनावेश के ठीक। यानी कि रेखाएं एक धन आवेश से क्या जाती है? अनंत की ओर। धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां से प्रारंभ होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? ये अनंत तक जाती है। एकल धनावेश के लिए क्या है? ठीक है, एकल धनावेश के लिए धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक। ठीक है, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहां? अनंत तक जाती है। ठीक, ऐसे ही नंबर 2 एकल ऋणावेश के लिए ठीक, एकल ऋणावेश के लिए क्या है? ये रेखाएं अनंत से आकर अनंत से ऋणावेश तक आती है। ठीक, ये इस तरीके से अब ये आएगी ये। ठीक, कहां से आ रही है? अनंत से। कहां से आ रही है? अनंत से। ठीक है बेटा, फिलहाल इतना उतार लो जल्दी से, बहुत जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर क्या था? 3। पॉइंट नंबर क्या? समान आवेशों के बीच दो समान आवेशों के बीच। ठीक, ये है, यानी कि Q और ये भी Q। ठीक है, तो दो समान आवेशों के बीच इनकी स्थिति क्या हो जाती है? ए ये। ठीक, क्योंकि क्या है, प्लस प्लस है दोनों, तो क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, दो समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार रस्सी की तरह
मुड़ी हुई होती है। ठीक है। अब नंबर 4, दो विपरीत आवेशों के बीच कैसे रहेगी वैद्युत बल रेखाएं, ये तुम्हें पता ही है अच्छी तरह से। ठीक है, दो विपरीत आवेशों के बीच, अब ये क्या है प्लस क्यू और ये क्या है माइनस क्यू। ठीक है, तो दो विपरीत आवेशों के बीच यहीं भी लिख दूं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। ठीक है, धनावेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन रहेगी। इसे बता लो बेटा जल्दी से। अब है 5 में लिख देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। कहने का मतलब क्या है, बंद वक्र क्या मतलब